Hi everyone, this is Jagan Tiwari, student of KGM Lucknow. In this video, I will discuss some important question from structure of atom. और ये चैप्टर आपको क्लास 11 केमिस्ट्री का है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले इसके एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इसके बाद फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो चैप्टर आज रहने वाला है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेसिकली आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एनसीईआरटी से ही बुक से डिराइव्ड क्वेश्चन है। अच्छा चैप्टर है और होप सो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपके फॉर्म्स भी आ चुके हैं, तो फॉर्म का ध्यान देना ही आपको, इसके साथ आपको पढ़ाई भी ध्यान देनी है उसको भी। तो यहाँ पे जो आज चैप्टर रहेगा दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आइटम। सबसे पहले इसका एनसीईआरटी का एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, इसके बाद फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहने वाले हैं उस पर टिक लगा दूंगा, सो आप उसे अच्छे से रिवाइज कर देना और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देंगे उसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम। तो सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आपका पता होना चाहिए आपको व्हाट इज कैथोड रेज क्या होती हैं एंड व्हाट इज एनोड रेज। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना यहाँ पे, और जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कैथोड रे क्या होता है और एनोड रे क्या होता है। तो बेसिकली आपका जो कैथोड रे होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होती है आपके, और जो आपके एनोड रे होती है वो आपकी पॉजिटिव होती हैं और ये आपके प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन जो आपकी होती है ये आपके एनोड रेज फॉर्मेशन करती हैं। तो इम्पॉर्टेंट आपका ये रहने वाला है कि आप ये जो है ये पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे इनकी जो प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं इसे आप अच्छे से देख लेना एक बार कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आप बेसिकली जैसे ये आपका कैथोड रेज है, तो कैथोड रेज जो होता है आपके इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी शो करेगा वो इलेक्ट्रॉन जो प्रॉपर्टी शो करता है वही आपकी प्रॉपर्टी कैथोड रेज भी शो करती है। तो इस तरीके से आपकी जो प्रॉपर्टी वो आपके नोट डाउन की गई है यहाँ पे एनसीईआरटी में, तो इसे आप एक बार रीड कर लेना। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है आपका, फिर इसके बाद आपका जो आता है यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इस पर हमने क्वेश्चन डाला है यहाँ पर, डिस्कवर कौन किया था, कैसे डिस्कवर हुआ था। और इम्पॉर्टेंट ये आपका ये कि कैथोड रे के बाद आपका आता है एनोड रे, ठीक है। तो एनोड रे आपके जो होते हैं ये आपके पॉजिटिव रेज होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये आप एक बार देख लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका एटॉमिक मॉडल्स। तो एटॉमिक मॉडल्स में बेसिकली आपको क्या रखना है, सबसे पहले आप याद रखना यहाँ पे जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, इसको आप याद रख लेना। एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो एब्सोल्यूट चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे वो होता है -1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, ये होता है। और प्रोटॉन पे जो होता है आपका वो पॉजिटिव में हो जाता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, ये पॉजिटिव में चार्ज होता है। किस पे, प्रोटॉन पे चार्ज होता है ये। इसके बाद फिर आगे देखेंगे, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका थॉमसन मॉडल्स ऑफ एटम, ठीक है, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, इसे किस तरीके से डिस्क्राइब किया था इन्होंने, इसे डिस्क्राइब किया था प्लम पडिंग मॉडल। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि लाइक आपने वाटरमेलन देखा होगा, ठीक है, उसमें जो रेड एरिया होता है यानी जो रेड पार्ट होता है उसके बीच बीच में ये जो आपके सीड होते हैं, ब्लैक सीड होती हैं आपके, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि पॉजिटिव चार्ज का एक एरिया है, ठीक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सीड की तरह जो है बिखरे हुए हैं। तो इस तरीके के मॉडल को उन्होंने बताया था कि एक वाटरमेलन मॉडल तरीके से दिखता है ये, इस तरीके के जो एटम है वो आपका वाटरमेलन की तरह दिखता है। तो इसीलिए बोलते हैं इसे हम प्लम पडिंग मॉडल। और इसे किसने दिया था, इसे थॉमसन ने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी जे थॉमसन ने ही की थी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्लम पडिंग मॉडल किसने दिया था या फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। तो याद रखना जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि हु डिस्कवर द रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी। तो याद रखना हेनरी बकरेल ने, ठीक है, हेनरी बकरेल ने जो होता है वो आपका रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी। तो यह भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। फिर इसके बाद आपका जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक पॉइंट यहाँ पे आता है, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, गामा रेज क्या होती हैं, गामा रेज क्या होती हैं, बीटा रेज क्या होती हैं और अल्फा रेज क्या होती हैं। ये आप केमिस्ट्री यानी फिजिक्स में भी पढ़ोगे, ठीक है, फिजिक्स में आपको अच्छे से पढ़ोगे। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद रखना, गामा रेज की एनर्जी कितनी होती है और इनकी जो रेंज कितनी होती है, एक्स रेज क्या होते हैं और बीटा रेज क्या होते हैं, और इनमें कौन सा ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कौन पेनिट्रेटिंग होता है, अगर यहाँ पे एक बार देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एज अ रिगार्ड, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर लीस्ट फॉलोड बाई बीटा रेज, ठीक है, 100 टाइम्स ऑफ दैट अल्फा रे एंड देन गामा रे 1000 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो गामा रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, फिर बीटा रे आती है,
और इसके बाद जो आता है आपका ये अल्फा रेज आती हैं। तो ये ऑर्डर होता है, ठीक है, रेज का। और पेनिट्रेटिंग पावर का जो ऑर्डर होता है ये होता है आपका। तो आप इसे अच्छे से याद रखना, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे आगे। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आपका रदरफोर्ड मॉडल आता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और इनका जो फेमस एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो गया था। और इसके जो पॉइंट्स क्या हैं, देखो पॉइंट्स में क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। जब इन्होंने, देखो इनका पूरा सेटअप था गोल्ड एक्सपेरिमेंट का, इन्होंने यहाँ पे जो है अल्फा पार्टिकल का सोर्स, ठीक है, जो आपका सोर्स प्रोड्यूस करता, अल्फा पार्टिकल को प्रोड्यूस करता, उसका सोर्स था यहाँ पे लेड प्लेट लगा रखी थी। और यहाँ पे जो था ये आयरन की एक फिलिंग थी, ठीक है। तो उस पर ये जो है लगातार अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डिंग कर रहे थे। और लास्ट में कंक्लूजन पे क्या पहुंचे? कंक्लूजन पे यह निकला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। जो आपकी गोल्ड फॉइल यहाँ लगा रखी थी, उसमें से कितने पार्टिकल जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड यानी गोल्ड फॉइल को क्रॉस करते हुए चले गए। फिर दूसरा कंक्लूजन का निकाला कि एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो गए और डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, गया और डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए। और उनमें से भी, ठीक है, उनमें से भी कुछ जो थे वो बिल्कुल ही डिफ्लेक्ट हो गए, यानी 180 डिग्री, यानी जैसे अगर यहाँ पे लगा था तो गए और वापस ही उसी रास्ते पे वापस हो गए। तो इससे क्या उन्होंने समझा, इसे ये लगा कि कुछ तो, ठीक है, एक पूरा एरिया जो है एटम का वो खाली है, और उसके बीच में कुछ ऐसा एरिया, ऐसा डेंस एरिया है जहाँ से, ठीक है, ये जो आपके जो अल्फा पार्टिकल्स हैं या क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब कुछ डेंस एरिया है। और बाद में वही पता चला कि वो आपका न्यूक्लियस था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी जो डिस्कवरी हुई थी, रदरफोर्ड ने आपका जो होता है ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट डिस्कवर किया था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट था, तो आपका ये एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना। और प्रोटॉन की डिस्कवरी भी जो थी वो आपके रदरफोर्ड ने की थी। फिर एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि जो रेडियस होता है आपका एटम का वो आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है, जबकि आपको न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो आपका 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है, 10⁻15 मीटर होता है। तो ये आपका जो होता है वो न्यूक्लियस का रेडियस होता है। तो इसे थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है। फिर ये तो आप देख लेना पॉइंट्स जो आपकी समरी आती है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या बताया था, ये चीज़ आप देख लेना। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे फिर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं, इसमें हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल में होता है, या फिर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है अगर वो एटम न्यूट्रल है, ठीक है। बात को समझना, न्यूट्रल एटम में ही हम इलेक्ट्रॉन के नंबर को देखते हैं, बेसिकली हम प्रोटॉन के नंबर को ही जनरली देखते हैं। सपोज करो आप कि आ, मान लो कार्बन है, ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर वो 6 है। तो इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में 6 प्रोटॉन ही होंगे, ठीक है, तो 6 प्रोटॉन है। तो यही बताने की कोशिश किया गया है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। या फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, बट इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, ठीक है, न्यूट्रल एटम की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो वो आपका एटॉमिक नंबर शो करता है। क्यों न्यूट्रल एटम? क्योंकि अगर आप चार्ज एटम को देखोगे तो चार्ज एटम में प्रोटॉन की संख्या तो सेम होती है, बट इलेक्ट्रॉन की संख्या घट या बढ़ सकती है, इसलिए वो कंडीशन सही नहीं होगी, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है इन केस जब आपका एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये देखा जाता है। इसके बाद फिर आपका जो आता है यहाँ पे एटॉमिक मास कैसे देखा जाता है, तो मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं, तो आपका एटॉमिक मास नंबर आ जाता है। लाइक इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, ठीक है। 6 होने का मतलब हुआ है इसके पास 6 प्रोटॉन है, ठीक है, और इसके पास 6 न्यूट्रॉन है। तो इसका जो एटॉमिक मास हो जाता है वो आपका 12 हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास जो होता है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, वो आपका एटॉमिक मास होता है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है कि आपका जो होता है ये व्हाट इज़ आइसोबार एंड व्हाट इज़ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। आइसोबार देखते हैं क्या होता है। आइसोबार होता है आर द एटम्स होते हैं, ठीक है, विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इनका जो एटॉमिक मास होता है वो सेम होता है, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। इसका एग्जांपल देखो ये दे रखा है। तो इस तरीके से आपसे ये पूछ सकते हैं, एग्जांपल से पूछ सकते हैं, या फिर एग्जांपल दे करके ये पूछ सकते हैं कि किसका एग्जांपल है, आइसोबार का एग्जांपल है या फिर
आइसोटोप का एग्जांपल है। तो एग्जांपल में देखो क्या दे रखा है, एग्जांपल देखा आपको कार्बन दे रखा है, ठीक है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो आपका यानी 14 दे रखा है एक जगह पे, ठीक है। और इसके बाद आपका जो होता है ये नाइट्रोजन देखा जाए तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 7 है, और इसका एटॉमिक मास जो है 14 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जनरली इनका अगर आप देखोगे तो इनका जो एटॉमिक मास है वो सेम है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर देखो, इसका 6 है, इसका 7 है, और एटॉमिक मास दोनों का, कार्बन का 14 है और नाइट्रोजन का 14 है। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, बट यहाँ पे, ठीक है, उसके दो आइसोटोप होते हैं कार्बन के। कार्बन का दो दो आइसोटोप होता है, तो उसका जो आइसोटोप 14 वाला है उसको देकर यहाँ पे बोला गया है। तो बेसिकली ये देख रहे होगा आपके यहाँ पे कि इनका जो एटॉमिक मास है वो सेम हो गया और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, तो इसे हम आइसोबार बोलते हैं। तो एग्जांपल आप याद रखना जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो एग्जांपल तो आपको बिल्कुल याद अच्छे से होने ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप आइसोटोप आपका क्या होता है, आइसोटोप आपका होता है, ठीक है, इसमें दे रखा है जब आपके प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एटॉमिक मास होगा वो आपका, ठीक है, डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है आपका ये जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है और ट्रिटियम होता है, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम क्या है, तो ये आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। और आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप वो होता है जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो होता है, नहीं सॉरी, एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका सेम होता है, बट जो एटॉमिक मास होता है वो आपका डिफरेंट होता है, ठीक है। एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये आपका हाइड्रोजन है, जो सिंपल हाइड्रोजन है, ठीक है, उसका आइसोटोप देख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रोटियम का जो आता है, प्रोटियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, और एटॉमिक मास भी 1 होता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद फिर आपका जो आता है, इसके बाद आपका आता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम की बात की जाए तो ड्यूटेरियम को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, और एटॉमिक मास जो होता है वो 2 होता है। फिर इसके बाद आता है आपका ट्राइटियम, और ट्राइटियम का भी जो होता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, और एटॉमिक मास जो होता है वो आपका 3 होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इनका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो इनका सेम है, बट एटॉमिक मास नंबर जो है आपका, एटॉमिक मास 1 है, 2 है, 3 है, तो ये आपका डिफरेंस है, तो इसलिए इसे बोलते हैं आइसोटोप। और ये एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसको भी आप अच्छे से याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बाकी और भी जो एग्जांपल आपके दे रखे हैं ये नीचे दे रखे हैं, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक बार क्लियर कर लेना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे जनरल से। देखो इंपॉर्टेंट है आपको एनसीईआरटी के जो शॉर्ट, ठीक है, ज़्यादा कुछ बहुत बड़े न्यूमेरिकल या बहुत ज़्यादा हाई फाई सवाल नहीं लगाने हैं। एनसीईआरटी को प्रॉपरली एक उनकी जो थ्योरी उसको रीड करना है, और उसके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जांपल्स में दे रखे हैं, जो आपके इन बिटवीन चैप्टर दिए रखे हैं, बैक ऑफ द एक्सरसाइज जो दे रखे हैं, और टाइम मिले तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो दे रखे हैं, ठीक है, इसे एक बार गो थ्रू रिवीजन कर लेना। और रिवीजन में आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही लगानी है, ओनली बेसिक क्वेश्चन लगानी है, थ्योरेटिकल ज़्यादा प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल भी हो सके तो कम ही कर लेना, ठीक है। तो बट थ्योरी आपको ज़्यादा अच्छे से कवर करनी है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 35 दे रखा है। अगर आप इसे देखोगे कैसे देखा, ठीक है, एटॉमिक नंबर देखो इसका 35 दे रखा है, और एटॉमिक मास नंबर जो है 80 दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा गया था यहाँ पे, हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बताना है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताना है। तो ये आपके कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसको करके आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे एक किसी भी दिए गए एलिमेंट में कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आप इसे एक बार देखोगे तो समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 35 है, इसका मतलब आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, वो आपका 35 होगा, वो भी आपके इक्वल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये स्पीसीज न्यूट्रल है, ठीक है। तो न्यूट्रल में भी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल कर देते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकाला जाएगा जो एटॉमिक मास दिया गया आपका 80 माइनस एटॉमिक, ये आपका एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में से, ये आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में से जो आपका 80 दिया गया उसमें से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दोगे तो आपका ये आपका जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा आपका। यानी आपका जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, एटॉमिक मास आपका जो होता है वो आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बनता है। तो जब आप 80 में से -35 कर दोगे तो आपका 45 आ जाएगा, और ये आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फ्लो कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल एकदम क्लियर रहना इस सवाल में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
उसके बाद आपको जो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना, आपका कंसेप्ट जो था बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ ड्रॉबैक्स हैं रदरफोर्ड मॉडल के, इनके जो मॉडल आया था, इन्होंने जो मॉडल दिया था उसके ड्रॉबैक्स भी थे। और ड्रॉबैक्स में देखते हैं, ड्रॉबैक्स में इनका जो था वो उन्होंने बोल रखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लगातार, ठीक है, एनर्जी लूज करता है। और अगर इस कंडीशन को माने, अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी लूज करेगा तो वो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन कोलैप्स हो जाएगा तो इस तरीके से एटम अनस्टेबल हो जाएगा, तो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ जो था उनकी थ्योरी फेल हो गई थी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद फिर किसके कौन आता है, इसके बाद बोहर्स आते हैं, ठीक है। फिर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम दिया जाता है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो उनके भी जो होता है, ठीक है, उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे। उन्होंने भी जो है डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इन सारी चीज़ों पर बात की थी। तो हम डुअल कैरेक्टर ऑफ मैग्नेटिक रेडिएशन पे देखेंगे यहाँ पर, जिसका मतलब होता है कि जो आपका मॉडल होता है वो वेव और पार्टिकल दोनों को फॉलो करता है। तो वेव किसने दिया था, पार्टिकल नेचर क्या होता है। देखो वेव नेचर और क्या होता है, वेव नेचर होता है कि मतलब कि ये जो आपका है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिलकर बनता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली आपके वेव्स होती हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव्स होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसमें जो दो वेव होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो दो वेव आपकी, एक इलेक्ट्रिक वेव होती है और एक मैग्नेटिक वेव होती है। और ये दोनों वेव जो होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी 90 डिग्री पे होती हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती हैं। तो इसको अच्छे रखना, देखो इस लिख रखा है द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और ये आपके 90 डिग्री पे होती हैं, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर पे चलती हैं। और ये आपके लगातार ऑक्सीलेटिंग में होती हैं, लगातार ऑक्सीलेट कर रही होती हैं, और इसी वजह से आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ये फॉर्मेशन होता है। साउंड वेव जो होता है आपकी ये भी इसी तरीके से चलती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे देखो, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, साउंड वेव जो होता है आपके जो ध्वनि की, ठीक है, वेव होती हैं, ये आपके मीडियम रिक्वायर होती है, यानी कि इन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। मीडियम की सपोज करो क्यों, कौन सी मीडियम, तो एयर एज अ मीडियम काम करता है, ठीक है। एयर का मीडियम ले लो आप, वाटर का मीडियम ले लो, बट जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ये कोई मीडियम नहीं रिक्वायर करती, ये वैक्यूम में भी जा सकती हैं, ठीक है। वैक्यूम पता होगा, वैक्यूम बिल्कुल वैक्यूमलेस होता है, कुछ नहीं होता उसमें, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करती हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं, इन्हें किसी तरह की कोई मीडियम की रिक्वायर नहीं होता। लेकिन आपका जो साउंड वेव होता है उसको मीडियम की रिक्वायर्ड होती है। मीडियम कौन से होते हैं आपके, एयर हो गया, ठीक है। अगर एयर नहीं होगा तो आपकी जो साउंड वेव है वो आपकी प्रोपोगेट नहीं होगी। तो वो कहते हैं ना कि जो चंद्रमा पे जो आवाज़ नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो एटमॉस्फेयर इन द सेंस कि वहाँ पे एयर नहीं है, कोई ऐसा मीडियम नहीं है जो आपके साउंड वेव को, ठीक है, एक जगह दूसरी जगह पहुँचा दे। तो इम्पोर्टेंट आपका ये है कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो किसी तरह की कोई मीडियम उनको रिक्वायर्ड नहीं होता चलने के लिए, वो आपका वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। तो पॉइंट याद रखना अच्छे से इसे। और ये भी पॉइंट रख लो कि जो एसआई यूनिट फ्रिक्वेंसी की वो आपकी क्या होती है, हर्ट्ज होती है, ठीक है। पर सेकंड जिसे बोलते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट है वो आपकी हर्ट्ज होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी थी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। और अगर आप इसमें देखना चाहोगे तो ये भी इम्पोर्टेंट में आपका, जैसे आप देख लो फिर, और जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी जो लेंथ होती है बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लॉन्गेस्ट वेव आपकी कौन सी होती है, तो आपकी जो लॉन्गेस्ट वेव्स होती हैं वो आपकी रेडियो वेव होती है। और जो सबसे शॉर्टेस्ट वेव होती है आपकी गामा रेज होती हैं। हाईएस्ट एनर्जी किस में होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी गामा रेज में होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लॉन्गेस्ट वेव आपकी कौन सी है, तो आपकी लॉन्गेस्ट वेव रेडियो वेव है, याद रखना। और शॉर्टेस्ट वेव आपकी कौन सी है, वो आपकी गामा रेज है, ठीक है। हाईएस्ट एनर्जी किसके पास होती है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी गामा रेज के पास होती है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपके यहाँ पे बेसिक न्यूमेरिकल दे रखे हैं। से क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो ये दे रखी है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दी, देखो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाता है, बट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है यहाँ पे कि आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। फार्मूला याद रखोगे तो एक बेसिक सा न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू सी अपान म्यू, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू सी अपान म्यू। लैम्डा आपकी क्या है, लैम्डा आपकी वेवलेंथ है, और म्यू आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सवाल आपको दे जाएंगे, दे सकते हैं। तो आपसे इसमें से वैल्यू ऑफ वेवलेंथ पूछ सकते हैं या फिर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं। तो इस सवाल में तो आपसे वेवलेंथ पूछा गया है, बट हो सकता है आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ लें, ठीक है। तो फार्मूला आप याद रखना,
और किसी तरीके से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप देखोगे जैसे यहाँ पे दे रखा है वेवलेंथ आपको दे रखा है नैनोमीटर में, और एक इम्पॉर्टेंट ये रखना कि नैनोमीटर की चेंज आपको आना चाहिए। लाइक 1 नैनोमीटर जो होता है आपका, ये आपकी इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। इस तरीके से इक्वल होता है। तो यहाँ पे नैनोमीटर में दिया रखा है, हमने यहाँ पे मीटर में चेंज कर लिया। तो यहाँ पे हमने फार्मूला क्या डिस्कस किया था, ठीक है, फार्मूला हमने डिस्कस कर रखा था ऊपर। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो जैसे दे रखा है इसमें फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/λ, ठीक है। तो वेवलेंथ आपकी 400 × 10⁻⁹ मीटर आ गया, यहाँ से हमने लिया है, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में, और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। ये कुछ, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे यहाँ पे। इसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पे, इधर आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। इसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, या आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे। और इसका कुछ पार्ट जो होता है आपका यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे इसको हम फिजिक्स वाले चैप्टर में कवर करेंगे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या है। और इसमें से इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है कि थ्योरी पढ़ लेना इसका, ठीक है। थ्योरी आप रीड कर लेना, और इसके जो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप एक बार रीड कर लेना। देखो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, E = H μ। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और यहाँ पे जो h की वैल्यू होती है जिसे हम प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से याद रखना। 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। यूनिट भी याद रखना, जूल सेकंड हम बोल रहे हैं, जूल पर सेकंड नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट इसकी होती है जूल सेकंड। तो इसको भी आप बिल्कुल क्लियर करके रखना अच्छे से। तो इस तरीके से आपसे यहाँ पे सवाल पूछे जा सकते हैं। लाइक ये क्वेश्चन एक बात देखते हैं, ठीक है। एक 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, इमिट करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो 400 × 10⁻⁹ कर दोगे तो आपका मीटर में चेंज हो जाएगा। और हमसे पूछा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड पर सेकंड। चूंकि लाइट, ठीक है, वेव लाइट इमिट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके फोटॉन इमिट हो रहे हैं। तो इस तरीके से सवाल आप देख सकते हो। एक बात देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि पावर ऑफ बल्ब जो है वो 100 वाट है, और 100 वाट मतलब होता है 100 जूल पर सेकंड, ठीक है, एनर्जी ले रहा है वो। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, वो आपकी एक फोटोन की एनर्जी होती है एच म्यू, ठीक है, एच म्यू होती है एक फोटोन की एनर्जी। और जब आप इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करोगे, एच म्यू का मतलब होता है, म्यू की क्या होता है, म्यू की वैल्यू होती है c/λ होता है, ठीक है, c/λ होता है इसकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू c/λ होती है। और एच म्यू हो जाएगा आपका HC/λ। तो एच की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। और ठीक है, सी की वैल्यू होती है आपकी लाइट की, और यहाँ पे लैम्डा जो आता है आपका ये हो जाएगा। और इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली आपसे यहाँ तक पूछेंगे। अगर थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड कर दिया, ठीक है, एक लेवल आप कर दिया, तो आप पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने मिट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके यहाँ से इस तरीके से निकाल जाते हैं, फोटॉन कितने मिट होते हैं आपकी होती है, ठीक है, पावर अपान, ठीक है, पावर अपान यहाँ पे एनर्जी आती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट कैसे निकाला जाता है, कितने, तो पावर अपॉन एनर्जी। तो पावर आपकी दे रखी है 100 जूल पर सेकंड, और एनर्जी आपका जो है गया कैलकुलेट किया था हमने यहाँ से। तो नंबर ऑफ फोटॉन कितने इमिट होते हैं, ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सवाल करना, ज़्यादा इधर की ये सब सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब सवाल करोगे, ये ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है। तो सिंपल छोटे न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हैं, बस इंपॉर्टेंट आपके लिए ये इतना रहेगा। बाकी आपका इधर ज़्यादा इधर इंपॉर्टेंट नहीं है स्पेक्ट्रम और इधर साइड, ठीक है। स्पेक्ट्रम आप देख ही रहे हो, ठीक है, ये लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसे, एमिशन स्पेक्ट्रम, ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम होते हैं आपके, कलर रिलीज करते हैं जो एटम होते हैं वो, सबका अपना अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। इस तरीके से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपका ये याद रखना, व्हाट इज राइडेबर्ग कांस्टेंट। तो राइडेबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, ये भी याद रख लेना। राइडेबर्ग कांस्टेंट क्या होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, राइडेबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। जो आपका जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इसमें जो सीरीज आती है, ठीक है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट पीफन सीरीज, तो ये इस कौन से स्पेक्ट्रल रीजन में आती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाइमन सीरीज होती है आपकी अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है, ठीक है। बाल्मर आपकी विजिबल में आती है, पार्सन आपकी इंफ्रारेड में आती है। तो इस पर क्वेश्चन है और इसको हम डिस्कस करेंगे। लाइमन सीरीज आपकी अल्ट्रा वायलेट में आती है, पाल्मर सीरीज जो होती है आपकी विजिबल में आती है, और पार्सन सीरीज जो होती है आपकी इंफ्रारेड में आती है। तो इसे अच्छे से एक बार क्लियर कर लेना, जैसे यहाँ पे देख रखा है, ठीक है, यहाँ पे आप एक बार देख लेना इसको अच्छे से। और ठीक है, इसके बाद फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं आगे
फिर आपका इसमें आता है, यहाँ पे है एक फॉर्मूला, ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, आप जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है, ठीक है। लाइक न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, और साइड साइड में आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते रहते हैं। तो सपोज करो अगर इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट से इस वाले ऑर्बिट में जाता है, हायर ऑर्बिट में जाता है, तो वो आपका जो एनर्जी होती है वो गेन करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी गेन करने के बाद ही हायर ऑर्बिट में जाता है। और अगर उसे लोअर ऑर्बिट में आना है, अगर सपोज को तो n इक्वल टू 2 में है और उसे n इक्वल टू 1 में आना है, तो वो आपकी एनर्जी लूज करेगा। तो इस तरीके से ऑर्बिट चेंज करता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या एनर्जी लूज होती है, कितनी गेन होती है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्या है फिर आगे। फिर आपका आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोस मॉडल आप अच्छे से देख लेना एक बार, अच्छे से इसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप रीड कर लेना एक बार। जैसे यहाँ पे दे रखा है, स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड एज अ 1 2 3 एंड दीज आर इंटीग्रल नंबर्स, ठीक है। इन्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, जो आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी अच्छे से कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं और ये क्या शो करते हैं। एक क्वेश्चन आप ये भी बन सकता है आपका कि रेडियस कैसे कैलकुलेट किया आता है, ठीक है। तो आपका रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे दे रखा फार्मूला एक, ये आपका थोड़ा सा एनसीईआरटी का फार्मूला है। अगर आप कहीं पर किसी यूट्यूब पे आप लेक्चर कर रहे हो तो वहाँ पे अलग तरीके से बताया गया होगा फार्मूला, इजी फार्मूला, ठीक है। तो आप वो वाला फार्मूला करके आप अच्छे से सवाल सॉल्व कर सकते हो। लाइक ठीक है, रेडियस जो होता है आपका ये n स्क्वायर और ए दे रखा है, ठीक है। तो एज की जो वैल्यू होती है वो 52.9 पिकोमीटर है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला रखा है। आप ये सिंपली जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से आप देख सकते हो इसे अच्छे से। फिर यहाँ पे देखो हमने बोला था कि आप राइट वेट कांस्टेंट की जो वैल्यू आपकी अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे राइट वेट कांस्टेंट पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। थ्योरी हम बोल रहे हैं, बार बार आप पढ़ते रहिए, थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बहुत कम ही आते हैं, ठीक है। तो थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर लिमिटेशंस क्या हैं बोहर मॉडल्स की, जैसे रदरफोर्ड मॉडल आया था तो उसका भी कुछ लिमिटेशन थी। बोहर मॉडल आया, उन्होंने भी अपना कुछ पॉइंट दिया, उनका भी कुछ लिमिटेशन था। तो लिमिटेशंस क्या थी इनकी, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनाइट डिग्रीज ऑफ डबलेट, ठीक है, दैट इज क्लोज स्पेस लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और इसकी वजह से इनको जो है, ठीक है, इनका जो मॉडल था वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाए ये, और इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो वो बात अलग है, वो तो आपका दूसरे चैप्टर नंबर 4 में आता है। तो बेसिकली आपको ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आपका रदरफोर्ड मॉडल है, उसका क्या था, और बोहर्स मॉडल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको देखना है, वो आपको पढ़ लेना, बस उतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इसके बाद आपका आता है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या है, जिसमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, दो नेचर आप बताया गया है, तो इसलिए डुअल बिहेवियर बोलते हैं उसे। और हाइजेनबर्ग असेंटेड प्रिंसिपल क्या होता है, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर में क्या था, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर में सबसे पहले यहाँ पे जो इनका आता है, सबसे पहले इनका जो ये साइंटिस्ट कौन है, ये आपका डी ब्रॉगली, ठीक है। डी ब्रॉगली क्वेश्चन जो होता है आपका ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल बनते हैं। और डी ब्रॉगली का आपका जो क्वेश्चन बनता है ये आपका लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, ठीक है, एच अपान पी होता है। और ये पी जो होता है आपका ये मोमेंटम होता है, ये आपका मोमेंटम होता है। और मोमेंटम आपको पता होगा पी जो होता है मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आपका होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। और इसीलिए देख सकते हो आप पी की इक्वल क्या रखा है, एम बी दे रखा है। तो यहाँ से भी आपसे फार्मूला पूछ सकते हैं या फिर आपसे सवाल पूछ सकते हैं। अब जैसे एक सवाल देखोगे, ये सवाल आप देख लेना, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सवाल दे रखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटॉन विद द वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो देखो वहाँ पे नैनोमीटर दे रखा है, तो 1 नैनोमीटर जो होता है आपका 10⁻⁹ मीटर होता है, एंड 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है आपका वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये भी क्लियर करना अच्छे से। तो 3.6 एंगस्ट्रॉम को हम 3.6 इंटू 10⁻10 मीटर लिख सकते हैं, मीटर में चेंज हो गया। तो जैसे यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा था कि लैम्डा जो था आपका एच अपान पी था, ठीक है, लैम्डा अपान एच अपान पी था। और फिर से इसको हम लिख सकते हैं एच अपान, ठीक है, एच अपान पी की वैल्यू क्या लग सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी होता है, जो कि आपके मोमेंटम के फॉर्मूला होता है। तो एच अपान एम बी होगा, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी।
हमसे यहाँ पे पूछा गया था मास क्या है, देखो मास ये दे रखा है, ठीक है। तो जब आप इसको m को इधर लेकर जाओगे और तो लैम्डा आपका नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से m यहाँ पे आ गया और h अपान लैम्डा इंटू वी हो गया। और इस पे जब आप फॉर्मूला पुट करोगे यानी फॉर्मूले पे आपकी वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन, ठीक है, रहती है इस तरीके के सवालों में। बट इम्पोर्टेंट आपको ये है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि अगर सवाल आ भी जाए तो ठीक है, बेसिकली जो आपकी वैल्यू दे रखी है वो आपके सस्ता यानी बहुत ही छोटी वैल्यू दे रखेंगे। तो इसलिए आपसे वो सवाल जो होगा वो आपसे सॉल्व हो जाएगा, ऐसा वो नहीं है। बट आपको फार्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। ये भी एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका फार्मूला ये आपका है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज मोर ग्रेटर लेस देन, ठीक है, एच अपान 4 पाई, ठीक है, एच अपान 4 पाई। तो यहाँ पे देखो ये पी दे रखा है, ये आपका मोमेंटम है और मोमेंटम भी आपको पता होना चाहिए कि मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इस तरीके से एक्सपेंडेबल फार्मूला कर सकते हैं यहाँ पे। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ अनसेंटी प्रिंसिपल क्या होता है इसका, ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसेंटी प्रिंसिपल क्या होता है ये। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है ये। द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसेंटी प्रिंसिपल इज ओनली फॉर द मोशन। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो हाइजेनबर्ग अनसेंटी प्रिंसिपल होता है ये आपका किसके लिए लागू होता है, ये आपका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए देखा जाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स पर ही लागू होगा ये फार्मूला। किसी बड़ी चीज़ पर लाइक प्लानिट हो गया, फुटबॉल हो गया, इन सारी चीज़ों पे ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ छोटे एकदम छोटे यानी इलेक्ट्रॉन के लेवल पे, ठीक है, उसके साइज पे यह फार्मूला जो होता है आपका ये अप्लाई होता है, कौन सा, हाइजेनबर्ग अनसेंटी प्रिंसिपल। और ये क्या होता है इसका मतलब, हाइजेनबर्ग अनसेंटी प्रिंसिपल बोलता है कि आप किसी भी, ठीक है, किसी भी पार्टिकल का एक टाइम पे उसकी जो, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन है वो आपको डिटरमाइन नहीं कर सकते, या तो स्पीड या पोजीशन, ठीक है, आप एक साथ डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। और ये आप अच्छे से देख लेना, इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी होगी, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना एक बार। और इसका फार्मूला भी आप याद रखना, जो आपने फार्मूला ऊपर देखना ये फार्मूला आपको जो पड़ता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से फार्मूला आपको, इसको आपको माइंड में होना चाहिए। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लाइक जैसे यहाँ पे दे रखा है, इट इज देयरफॉर मीन्स दैट कि द प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम। क्या वही बोल रहे थे कि पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिप्लेस बाय द स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज टू बी गिवन पोजीशन और मोमेंटम। यानी मतलब हुआ कि आप एक ही टाइम पर उसकी पोजीशन और स्पीड आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपने हाइजेनबर्ग अनसेंटी प्रिंसिपल में बताया गया है। इसके बाद फिर यहाँ पे जो है, ठीक है, फेलियर ऑफ बोहर मॉडल आप दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। नॉट ओनली द डुअल नेचर ऑफ द मैटर्स बट आल्सो कंट्रोल हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इसका जो है रीजन फॉर फेलियर ऑफ बोहर मॉडल। तो हमने कहा था कि बोहर मॉडल भी आया और फेल हो गया वो भी, तो उसके भी कुछ रीजंस थे। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं, तो ये आपका जो पोर्शन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, इधर आपको उतना ज़्यादा नहीं देखना है। इसके बाद आपका जो आता है, इसके बाद जो आता है वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक पॉइंट याद रखना कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये होते हैं जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मोस्ट होती है, इसलिए उन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। इसके बाद फिर आपका आता है, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका जो होता है वो n = 1 2 3 से डिनोट किया जाता है। और ये आपका क्या डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है आपका साइज और एक्सटेंट ऑफ एनर्जी। तो याद रखना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज और एनर्जी के लिए होता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद जो आपका आता है, इसके बाद आपका आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आता है, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या बताता है, ये आपका ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये बताता है। और ये आपका जो होता है, ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को ही हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये आपका बताता क्या है, ये आपका शेप बताता है, ठीक है, शेप। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल जो होता है वो आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर शो करता है। और इसमें एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि जैसे अभी आगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, अभी आगे देखो देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो इसमें ठीक है टेबल में दे रखा है, ये पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि एल वैल्यू क्या होती है, कब क्या होती है। और इसके बाद आपका जो आता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है। और ये आपका जो होता है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल आपका मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर शो करता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आपसे साइज और एनर्जी कौन सा ऑर्बिटल शो करता है, तो आपका
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करता है, ठीक है, वो बताता है आपका। अगर आपका यहाँ से पूछा गया कि आपका जो है शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन शो करता है, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। ओरिएंटेशन आपको कौन बताता है, तो ओरिएंटेशन आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताता है। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे टेबल में आप देखोगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, ठीक है, उसके लिए एल की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो देखो अगर एस के लिए जो होती है वो एल की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। एस के लिए एल की वैल्यू जो होती है 0 होती है। इसके बाद आपका पी आता है, और पी के लिए आपकी जो एल की वैल्यू होती है वो आती है वो 1 होती है। और इसके बाद एस पी के बाद डी आता है, और डी के लिए 2 होती है, और एफ के लिए 3 होती है एल की वैल्यू। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, इस तरीके से ऑर्बिटल निकाला जाता है। फिर इसके बाद आता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर आता है, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर आता है। और इसका मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर में आपके 2 वैल्यू होती हैं, या तो प्लस हाफ होगा या फिर माइनस हाफ होगा, ठीक है। तो 2 स्पिन स्टेट होती हैं इलेक्ट्रॉन की, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ये चीज़ आपको देखा जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये सम अप करोगे यानी समरी देख लोगे एक बार, तो समरी में आपका जो एन होता है वो आपका साइज और एनर्जी शो करता है, ठीक है। तो वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये शो करता है। बाकी आपका जो होता है ये शेप जो होता है वो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर शो करता है। ओरिएंटेशन आपका जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शो करता है, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर है प्लस माइनस हाफ जो होता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि स्पिन कौन से चल रहा है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला, ये आपका जो न्यूमेरिकल है एक बार देख लेना, इससे आपको जो कंसेप्ट होती है वो आपके क्लियर हो जाएंगे कि कैसे इस तरीके से निकाला जाता है। जहाँ पर भी आप लेक्चर अच्छे से पढ़ रहे होगे वहाँ पर जो सारी चीज़ें आपको बताई जा रही होंगी, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या निकालना रहता है। फिर इसके बाद आप आगे देखते हैं, और जैसे यहाँ पे देख रखा हो कि आपके ऑर्बिटल का शेप पूछ सकते हैं क्या होता है। लाइक जो आपका एस होता है ऑर्बिटल, तो वो आपका स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है, वो आपका स्फेरिकल शेप होता है। पी ऑर्बिटल जो होता है आपका ये डम्बल शेप होता है। डम्बल तो पता होगा, डम्बल जिससे, ठीक है, जिम करते हैं, डम्बल का आपने डिज़ाइन देखा होगा। डम्बल कैसा होता है, एक यहाँ पे रॉड लगी होती है और साइड साइड में, ठीक है, बार लगे होते हैं, तो इसे डम्बल शेप बोलते हैं। तो यहाँ जब आप देखोगे, देखो ये डम्बल शेप का ना, तो इस तरीके से है, ये डम्बल शेप का। तो पी ऑर्बिटल जो होता है आपका डम्बल शेप होता है। और ये पूछ सकते हैं आपका डी ऑर्बिटल किस शेप का, तो डी ऑर्बिटल को हम डबल डंबल से बोलते हैं। डबल डंबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें 2 डंबल, एक डंबल ये हो गया और एक डंबल ये हो गया, ठीक है। तो ये डबल डंबल शेप होता है आपका डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल में भी 5 डिजाइनेटेड होते हैं, याद रखना कौन से, डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी एक्स जेड होता है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। तो ये आपके जो है इसको आपको याद रखना है, ये 5 होते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय द n-1, और सम ऑफ एंगुलर नोड n-l-1 होता है, और रेडियल नोड्स, ठीक है। तो कैसे निकाली जाती है और एंगुलर नोड कैसे निकाली जाती है उसका ये फॉर्मूला दे रखा है। तो आप जब सवाल करोगे तो ये फार्मूला यूज करना है एंगुलर नोड और रेडियल नोड निकालने के लिए। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं जब आप एक ऑर्बिटल बनाओगे, ठीक है, ये ऑर्बिटल हो गया आपका, ये ऑर्बिटल है। और डिजेनरेट ऑर्बिटल में होते हैं सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है वो सेम होती है, उन्हें हम डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपके डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में आते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो होते हैं वो लॉज दिए गए हैं, कैसे आपको फिलिंग अप करना है। तो फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी एटम ऑर्बिटल्स में एटम की फिलिंग कैसे होती है, ये आप देखोगे यहाँ पे। ये भी आप पढ़ लेना एक बार, n+1 रूल क्या होता है, ठीक है, n+l ये रूल क्या होता है, इसे आप देख लेना। जब आप अच्छे से लेक्चर देख रहे होगे कहीं पर अच्छे डिटेल में पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर हो जाएगी। हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक एक ओवरव्यू देख रहे हैं एनसीईआरटी का, कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप ये देख रहे हो। और यहाँ पे जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है वो आता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, क्या कहता है, ये कहता है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, ठीक है, ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम में जब एटम शांत होते हैं, द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। जो ऑर्बिटल का फिलिंग अप होता है, ठीक है, ऑर्बिटल की जो फिलिंग अप होती है वो आपके इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में होती है। जब जो ऑर्बिटल सबसे छोटी एनर्जी होता है वो सबसे पहले फिल किया जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ती हुई एनर्जी यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के इस तरीके से आपका फिल किया जाता है। इसके बाद आपका आता है, क्या आता है, इसके बाद आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है, ठीक है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है देखते हैं।
नो टू सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। जैसे हमने 4 क्वांटम नंबर पढ़ा था, 4 क्वांटम नंबर क्या थे आपके? एक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। तो किसी भी ऑर्बिटल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। सपोज करो अगर ऊपर के तीनों क्वांटम नंबर सेम हो भी गए तो चौथा क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो आपका डिफरेंट रहेगा, ठीक है, सेम कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल एंड हैव द इलेक्ट्रॉन हैव अपोजिट स्पिन। अगर इलेक्ट्रॉन के 3 क्वांटम नंबर सेम भी हो गए तो चौथा क्वांटम नंबर जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है वो आपका डिफरेंट ही रहेगा, ठीक है, वो सेम हो नहीं सकती। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल विद द प्रिंसिपल क्वांटम n कैन बी इक्वल टू 2n स्क्वायर। तो एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं? वो 2n स्क्वायर होता है, ठीक है, 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन एक सेल में भरे जा सकते हैं। इसके बाद आपका आता है हुंड रूल्स। क्या होता है? तो हुंड रूल आपका जो होता है ये पेयरिंग के लिए देखा जाता है डिजनेट ऑर्बिटल्स में। ये क्या बोलता है इसका देखते हैं। तो इसमें था कि पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो पेयरिंग क्या था लिखा था कि पेयरिंग ऑफ, ठीक है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंग्स टू द सेम सबसेल, यानी पीडीएफ डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंग्स टू द सबसेल गोज हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच सिंगली ऑक्युपाइड। यानी पेयरिंग आप पढ़ोगे, ठीक है, पेयरिंग होती है, कैसे पेयरिंग होती है, जैसे यहाँ पे दे रखा है। और इसके बाद आपका जो होता है ये, ठीक है, ये है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से बना रखे हैं। तो क्या इसका कंसेप्ट क्या है? सपोज मान लो हमारे पास जो है, ठीक है, 5 भरने हैं, हमको 5 भरना है यहाँ पे, ठीक है, 4 बॉक्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले 1 होगा, ठीक है, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ये जो लॉ है यही बोलता है कि सबसे पहले सबको एक एक दे देना है, ठीक है, सबको एक एक दे देंगे, इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। यानी डायरेक्ट पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ पे दिया स्टार्ट होगी पेयरिंग, नहीं, सबसे पहले सबको एक एक फिल कर देना है, इसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है तब पेयरिंग स्टार्ट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जो है सबको आता होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लेना अच्छे से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजी भी है, जो है। और मोस्टली आप यहाँ पे कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, कॉपर की, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर इसके बाद ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ जो, ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इधर, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपके एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हम फिर बता रहे हैं, ये आपका सिर्फ बेसिक एक ओवरव्यू था, एक क्विक ओवरव्यू था, ठीक है, चैप्टर का क्विक ओवरव्यू था। कोई हमने डिटेल जो है ज़्यादा वहाँ पे बात नहीं की थी, क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम है। और जहाँ पे आप लेक्चर पढ़ रहे हो वहाँ पे, ठीक है, 2 3 4 लेक्चर जो लगते हैं चैप्टर को ख़त्म करने में, वहाँ पे अच्छे से आपको बताया गया होगा। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने बताया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ पे, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? तो इलेक्ट्रॉन को आपको जो है किसने डिस्कवर किया था? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखना, और वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखना, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? प्रोटॉन की डिस्कवरी जो थी आपकी रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, ठीक है। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, न्यूट्रॉन का मास किसके इक्वल होता है लगभग? तो ये आपका प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो आपके प्रोटॉन के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो आपका प्रोटॉन के मास से कम होता है। सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से कम होता है। फिर क्वेश्चन है, कैथोड रेज आर कंपोज्ड ऑफ, कैथोड रेज किससे कंपोज होती हैं? तो हमने डिस्कस किया था, कैथोड रेज होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉन से कंपोज होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की रेज होती हैं। फिर क्वेश्चन है, विच एटॉमिक मॉडल इज कॉल्ड अ प्लम पडिंग मॉडल, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका जो होता है किसने दिया था? ये जे थॉमसन ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि एक जो वाटरमेलन होता है, जो आपका रेड वाला एरिया होता है, उसमें जो सीड होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, ब्लैक सीड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, और इस तरीके से जो एटम का मॉडल है वो दिखाई देता है उनके हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए बताया था कि प्लम पडिंग मॉडल, ठीक है। तो प्लम पडिंग मॉडल का मेन कंसेप्ट क्या था कि जो आपका एटम है उसमें जो स्फीयर है वो आपका पॉजिटिव चार्ज पूरा बिखरा हुआ है, और उसके अंदर में नेगेटिव चार्ज एक सीड की तरह बिखरे हुए हैं। तो ये आपका प्लम पडिंग मॉडल शो करता है। फिर क्वेश्चन है, विच एक्सपेरिमेंट लेट टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, कौन से एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी? तो ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुआ था। हमने डिस्कस किया था कि
कुछ उसमें से जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल 180 डिग्री पे वापस आ गए थे, और इससे ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो हार्ड चीज़ है, ठीक है, कुछ डेंस सब्सटेंस यानी कुछ डेंस चीज़ है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स पूरे 180 डिग्री वापस आ गए। तो फिर बाद में पता चला कि वो आपका कौन सा पार्ट था, वो आपका न्यूक्लियस का, ठीक है। तो न्यूक्लियस इस तरीके से डिस्कवर हुआ था। फिर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन, इलेक्ट्रॉन आपके सर्कुलर ऑर्बिट यानी वृत्ताकार कक्षाएं में आपके रिवॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल, बोहर मॉडल का कौन सा पोस्टुलेट है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव इन अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल, एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अदर इन द न्यूक्लियस। तो ये आपका फर्स्ट होगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते हैं। बाकी आपके जो नीचे के पोस्टुलेट है आपके रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका क्या शो करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका जो होता है वो आपका एनर्जी बताता है, एनर्जी के साथ आपका क्या बताता है, साइज बताता है, ठीक है। शेप आपका जो होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, स्पिन आपका स्पिन क्वांटम नंबर बताता है, और ओरिएंटेशन आपका जो होता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शो करता है। फिर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर एल फॉर एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की क्या होती है। तो एस ऑर्बिटल के लिए जो आपकी एल की वैल्यू होती है वो 0 होती है, पी ऑर्बिटल के लिए आपकी जो एल की वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1 होती है, ठीक है। और डी ऑर्बिटल के लिए आपकी जो वैल्यू होती है 2 होती है, और एफ के लिए आपकी जो एल की वैल्यू होती है वो 3 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। फिर क्वेश्चन है, विच क्वांटम नंबर इज स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। तो ओरिएंटेशन पता होना चाहिए, तो ओरिएंटेशन आपका था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो था वो आपका ओरिएंटेशन शो करता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, द स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव द वैल्यूज, स्पिन क्वांटम नंबर में कौन सी वैल्यू आती है आपकी। तो स्पिन क्वांटम नंबर में आपका आता है +½ एंड -½ ठीक है, +½ एंड -½ ठीक है, -½ ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर में आता है। फिर क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, एस ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पी सबसेल, पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पी सबसेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में 2 आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर क्वेश्चन, द अबाउ प्रिंसिपल क्या है। तो अबाउ प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है। ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन फिल्स डिजनरेट ऑर्बिटल फर्स्ट, या फिर नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, या फिर इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। राइट आंसर विल बी फर्स्ट वाला होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट। सबसे पहले आपको लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फिल करना है, फिर हाईएस्ट करना है, तो यानी आप लो टू हायर ऑर्बिटल तरफ जाओगे, हायर एनर्जी की तरफ जाओगे। फिर क्वेश्चन है, हुंड रूल क्या होता है, हुंड रूल क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट, ठीक है ये, या फिर इलेक्ट्रॉन फिल ऑल डिजनरेट ऑर्बिटल सिंगली बिफोर पेयरिंग, या फिर नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव द सेम क्वांटम नंबर, या फिर द इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑर्बिटल इन अ सेल गिवन बाय n स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे की है, ये सेकंड होगा, इलेक्ट्रॉन फिल ऑल डिजनरेट ऑर्बिटल सिंगली बिफोर पेयरिंग, यानी पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक जितने भी डिजनरेट ऑर्बिटल हैं वो सबको एक एक ना मिल जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको मिल जाना चाहिए, इसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये आपको रूल बोलता है। फिर क्वेश्चन है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज प्रपोज्ड बाय, वेव नेचर इलेक्ट्रॉन किसने प्रपोज किया था। तो यहाँ पे आता है ये आपका आंसर डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली ने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आपकी प्रपोज किया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, द डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन कैसे दी जाती है। तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, लैम्डा इक्वल टू h/p, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट होगा, जिसे हम लैम्डा इक्वल टू h/m भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ओके। फिर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। तो ये होती है आपका जूल सेकंड, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, ये आपकी यूनिट होती है इस तरीके से। फिर क्वेश्चन है, द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स, क्या बोलता है, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी डिटरमाइंड सिमुलेटेनियसली, यानी किसी कण की स्थिति और गति एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, बोलता है। फिर क्वेश्चन है, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है। तो ये आपका आता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू h/4 पाई। ये डेल्टा पी जो होता है आपका, ये
इसे आप जो है डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपका मोमेंटम है और मोमेंटम जो होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी भी होता है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है। फिर क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है आपकी वेव्स कंसिस्ट होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव होती हैं और ये दोनों आपकी 90 डिग्री पे एक दूसरे के चलती हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? तो आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन है द वेव लेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिलेटेड। तो इसकी ठीक है वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी आपकी कैसे रिलेट करती है? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था आपने? इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है, जो आपकी एक फोटोन की एनर्जी होती है। और यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी होती है? तो ये आपकी जो म्यू की वैल्यू होती है आपकी होती है सी अपान लैम्डा, ठीक है, सी अपान लैम्डा होता है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या होगा आपका इसमें? तो यहाँ पे हम जो है जैसे यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा सा अलग दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है यहाँ पे? तो यहाँ पे दे रखा है सी इंटू लैम्डा इंटू वी दे रखा है, नहीं, सी इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू वी। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि सी आपका इक्वल करोगे तो लैम्डा इंटू वी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले में इधर उधर भी कर सकते हो और इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है तो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है? तो हमने बताया था कि लॉन्गेस्ट आपकी किसकी होती है? रेडियो वेव्स की होती है। रेडियो वेव्स आपकी जो होती है वो लॉन्गेस्ट वेव्स होती है। फिर क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन किससे दी जाती है? तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो इक्वल टू एच म्यू होता है, एच म्यू होता है, ठीक है, एनर्जी इक्वल टू आपकी एच म्यू होती है, यानी ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं द लाइमन सीरीज अकर इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि लाइमन सीरीज होती है आपकी, फिर बाल्मर सीरीज, फिर पासन सीरीज। और जो लाइमन सीरीज होती है आपकी किस में आती है? तो लाइमन सीरीज आपकी जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट में आती है, ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आपकी जो होती है वो लाइमन सीरीज आती है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। फिर क्वेश्चन है बाल्मर सीरीज आपका किस में आता है? तो बाल्मर सीरीज होता है आपका ये विजुअल रीजन में आता है। जो एनसीईआरटी की बॉक्स दे रखा है वो इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। पासन सीरीज आपकी इसमें आता है, पासन सीरीज आपका जो होता है वो इंफ्रारेड रीजन में आती है, इंफ्रारेड रीजन में आपकी पासन सीरीज आती है। राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? तो राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना, ये होती है 1 पॉइंट, ठीक है, 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर पर मीटर होता है, ठीक है, ये आपकी आर की वैल्यू होती है, राइडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू। क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट प्रपोज द डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था? तो डुअल नेचर ऑफ नेचर जो था ये आपका डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया था। डुअल नेचर में क्या था? एक वेव नेचर था, एक पार्टिकल नेचर था। क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग असेंडिंग प्रिंसिपल आज अप्लीकेबल टू, किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है ये? तो ये आपका सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में आपके कौन कौन से आते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस तरीके के पार्टिकल्स के ऊपर आपका जो होता है ये फॉर्मूला, ये प्रिंसिपल जो होता है अप्लाई होता है। एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है क्या होता है? एस ऑर्बिटल का शेप होता है आपका स्फेरिकल शेप होता है। डंबल शेप आपका जो होता है ये आपके पी ऑर्बिटल को होता है। डबल डंबल शेप आपका जो होता है वो डी ऑर्बिटल को होता है। तो इस तरीके से याद रखना, ठीक है। डी ऑर्बिटल का, ठीक है, डी ऑर्बिटल आपके कौन से हैं? डी ऑर्बिटल आपके डबल डंबल शेप्ड होते हैं, ठीक है, डबल डंबल आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्वेश्चन है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? तो यहाँ पे रीड करते हैं नो टू इलेक्ट्रॉन इन द एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो ये आपका, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फिल द लोएस्ट एनर्जी लेवल या फिर डिजनरेट ऑफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी ये बोलता है सेकंड, यानी ए वाला, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बोलता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन सेल, एक ऑर्बिटल में कितने सेल हो सकते हैं? जो आपका ये आता है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से निकाला जाता है कि एक ऑर्बिटल में कितने सेल हो सकते हैं, तो आपके एन स्क्वायर आता है। और कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो आपका 2n स्क्वायर से देखा जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? 2n स्क्वायर, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेल कितने हो सकते हैं? वो आपका एन स्क्वायर से देखा जाता है। इस तरीके से आप याद रखना फॉर्मूले को। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता रखे हैं, इंपॉर्टेंट है। आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो, सबको आता होगा लगभग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे किया गया है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर वो 8 है। और तो कैसे किया जाता है? तो इसका 1s2, ठीक है, 1s2 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका 2s2 आता है, और फिर 2p कितना आता है, ठीक है, 2p आपका आएगा, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, फिर 2 4 हो गया, बचे कितने? 4, तो 2p4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला होगा 1s2 2s2 और 2p4। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं देख चुके हैं, ठीक है, आइसोटोप पढ़ चुके हैं, और आइसोटोप बार भी पढ़ चुके हैं। तो आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप में आपका सेम एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन आपका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल था हमने देख रखा था कि वो हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन से होते हैं? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं, 1h1 1h2 एंड 1h3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, बट एटॉमिक नंबर जो है वो आपका सेम है। तो इस तरीके से इसको अच्छे से याद रखना। आइसोबार जो होते हैं उसमें
क्या होता है आपका, तो आइसोबार में जो होता है वो आपका सेम मास नंबर सेम होता है, और जो आपके एटॉमिक नंबर होता है वो आपका डिफरेंट होता है आइसोबार में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इस तरीके देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसे पूछ सकते हैं आपके कि हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन सा है, तो आपका हाइड्रोजन का आइसोटोप आपका पड़ता है ड्यूटेरियम। ठीक है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 3 आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के, याद रखना। क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, तो बैक्यूरेल। ठीक है, बैक्यूरेल ने आपका रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया था। फिर क्वेश्चन है 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव एमिशंस कौन सी होती हैं, तो आपकी ये 3 तरीके की रेडियो एक्टिव एमिशंस में आता है। ए वाला अल्फा एमिशन होती है, बीटा एमिशन होता है और गामा एमिशन होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा हार्ड एनर्जी किसकी होती है, गामा की होती है, फिर बीटा की होती है, फिर अल्फा की होती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स टू द हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका हायर एनर्जी लेवल जाता है। हायर एनर्जी लेवल किसे बोलते हैं, ये आपका सपोज करो ये आपका जो होता है ये लेवल 1 है। ठीक है, ऑर्बिटल 1 है और ये आपका 2 है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस जगह से अगले ऑर्बिटल यानी n=2 में जंप करेगा, तो वो आपका एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। तो आपका एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद ही जा सकता है ऊपर, एनर्जी लेकर ही जाएगा, क्योंकि जो हायर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें एनर्जी लेवल स्टेट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे बने रहने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए और उसके लिए अब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी। फिर क्वेश्चन है अगर इलेक्ट्रॉन फॉल बैक करता है लोअर एनर्जी लेवल्स में, लाइक n=2 से 1 n=1 में कम बैक करता है, तो एनर्जी जो होती है आपकी इमिट करेगा, एनर्जी वो इमिट करेगा, उसके बाद ही वो, ठीक है, वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ सकता है। क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, सबको पता होगा, एमयू होती है, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो ये आपकी जो होती है एटॉमिक मास की यूनिट होती है। फिर क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किसी भी एनर्जी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है आपकी, ये आपकी प्रोपोर्शनल, जिससे अगर फॉर्मूला देखोगे तो ये आपका आता है =h म्यू। ठीक है, =h म्यू। तो एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी म्यू के। म्यू क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी होती है, तो राइट आंसर वाली फ्रीक्वेंसी। एनर्जी फोटोन की जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। फिर क्वेश्चन देखो, जैसे ये न्यूमेरिकल दे रखा है, ठीक है, न्यूमेरिकल दे रखा है और इसे आप देख रहे होगे न्यूमेरिकल अच्छे से। तो जैसे दे रखा है यहाँ पे द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट ऑर्बिट स्टेट में जो एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और एनर्जी सेकंड ऑर्बिट में क्या होगी एनर्जी, तो इस तरीके से यहाँ पे निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है आप देखोगे, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट, किसी भी एनर्जी ऑर्बिट में एनर्जी जो होती है वो आपकी इस तरीके से निकाली जाती है। ये फार्मूला अच्छा फार्मूला है। और जो कैसे निकाली जाती है माइनस, ठीक है, -13.6। ठीक, कैसे निकाला जाता है देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आता है आपका -13.6 अपान n²। तो n² आपका जो भी वैल्यू होगी आपकी उसमें पूछा गया होगा, जो वैल्यू आपकी पूछी गई होगी क्वेश्चन में, वहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी है। जैसे हमसे पूछा गया कि सेकंड लेवल पे जाना है, तो सेकंड लेवल पे जाना है तो वहाँ पे n की वैल्यू 2 कर देंगे और ये -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर करने पर ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -3.4। ठीक है, -3.4। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। तो ये आपकी किस में जा रहा है, तो जब आपका सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो उसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। -3.4 जो होता है ये आपका बड़ा है -13.6 से। क्यों बड़ा है, क्योंकि माइनस में देख रहे हो आप। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस है इसमें। और फिर क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द सेकंड सेल इक्वल टू n=2। सो हमने क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, देखा और फार्मूला भी बताया था कि आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हो। उसका जो फार्मूला होता है वो आपका 2n² होता है। इसलिए, ठीक है, नंबर ऑफ सेल कितने हो सकते हैं तो उसका फार्मूला n² होता है। तो हमसे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये 2n² फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जैसे पूछा गया है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे n=2 में, तो n की वैल्यू पे हम 2 का जो वैल्यू पुट करेंगे। और जब आप यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द सेल इज 2n² और n=2। 2 की वैल्यू पुट करने पे 8 आता है और इसमें जो आपका आएगा 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने कराए यहाँ पे, और इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर की पॉइंट डिस्कस की और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। ये आपको क्वेश्चन जो होता है ये तो जो आपने प्रैक्टिस किया करना ही है। रिवीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिवीजन आपको लगातार एग्जाम के दिन तक रिवीजन करते रहना है। रिवीजन ही आपका सबसे मेन पॉइंट होगा, और अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, फिर वापस से फिर वही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और इसी चक्कर में आपके सारे चैप्टर्स, ठीक है, धीरे धीरे डिले हो जाएगा और बैकलॉग लग जाएगा आपका अच्छा खासा। तो फिर आपका पेपर, ठीक है, वो आपका अच्छा नहीं जाने वाला। तो इसलिए रिवीजन करते रहना है, और ठीक है, और जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो आपके जहाँ भी आप अच्छे से पढ़ रहे होगे आपको अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार करना है। मिनिमम
आप एक टारगेट बना लो, ठीक है, दिन में आपको कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं हर सब्जेक्ट के। आप मैक्सिमम आप 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कम से कम कर ही लो, ठीक है। तो टोटल आपका जो 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको पर डे करना है, कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस डेली करो, जो भी क्वेश्चन आपको जहाँ से भी मिले अच्छा क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप जो है अपने एक्यूरेसी अच्छे से बढ़ा सकते हो। और इम्पॉर्टेंट आपका ये रहेगा, आपके सारे चैप्टर आपके कंप्लीट होने चाहिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इसके बाद आप जो है अच्छा स्कोर कर जाओगे और आपका एग्ज़ाम भी अच्छे क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यहाँ पे जो हमने डिस्कस किए हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर अगले की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आगे से।